Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are healthy and happy at your home and concentrate on your study. Okay, in previous classes, we will be explain and discuss chapter number 1 from economic, the story of village Palampur. Okay, एक स्टोरी के रूप में हम विलेज पालमपुर के बारे में हमने पहले की जो 2 मीटिंग्स है उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा। आज सम व्यू ऑफ पॉइंट को हम अगेन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टाइटल है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में सबस्टेंसेस ऑफ लैंड, यानी भूमि के जो पदार्थ थे, यानी क्या क्या सबस्टेंसेस थे लैंड के, उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज इज सो इजी नो, यानी आप लोगों को अगर आप कंसंट्रेट होकर के इसको सुनोगे देन एवरी कंसेप्ट इज क्लियर। In rising production, a great deal of pressure has been put land and other natural resources due to overuse of land and use to chemical fertile soil fertile and has been reduced। ये कहते हैं जब राइजिंग प्रोडक्शन जो था, जब काफ़ी राइजिंग होने लगा था, हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में हमने HVY शीट के बारे में बताया था कि नई जो टेक्निक के हिसाब से HVY शीट को यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में डाली जाने लगी, इरिगेशन जो है उनका जो मेथड है, टेक्नोलॉजी जो है वो नई तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। तो इन सभी की वजह से जो राइजिंग हुआ प्रोडक्शंस का, वो काफ़ी ग्रेट डील प्रेशर्स के अंदर हुआ। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ लैंड, इसमें क्या किया गया, जो लैंड जो था उस पर ओवर यूज़ किया गया था केमिकल का, फर्टाइल का, सॉइल फर्टिलाइज जो केमिकल होते हैं उनको सॉइल के अंदर मिक्स किए गए थे। इस प्रकार इसका काफ़ी इफ़ेक्ट भी आया। तो जैसे ही यहाँ पर सबस्टेंस ऑफ लैंड, यानी यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र HVY शीट्स जब इनको इंक्लूड किया करने लगे, तो ये जो सबस्टेंसेस थे वो लैंड के अंदर मिक्स किया जाने लगा। इसी की वजह से हमारा सेकंड पॉइंट बनता है इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। अब इसके क्या इफ़ेक्ट हुए जब हमने लैंड के अंदर सबस्टेंसेस को इन्वॉल्व करना चालू कर दिया, तब क्या हुआ, तो इफेक्ट ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। कोई भी जब भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हमको उसका प्रोडक्शन तो अच्छा मिला, लेकिन क्या क्या इफ़ेक्ट हुए। केमिकल फर्टिलाइजर्स provide minerals which dissolves in water and are immediately available to plants, but this mineral may not be retained in the soil for long। ये कहता है केमिकल जो था, यानी केमिकल फर्टिलाइज के जो मिनरल्स जो थे उनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल किया गया था। अब ये मिनरल जो थे वो पानी के माध्यम से पौधे में तो चले गए थे, लेकिन मिट्टी के अंदर ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहे। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट, वो धीरे धीरे मिट्टी को छोड़ने लगे, यानी मिट्टी जो है उसकी परत को छोड़ने लगे और उसको मिट्टी को जो सॉइल जो है उसको क्या करने लगे, पॉल्यूट करने लगे, दूषित करने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र और केमिकल जो है वो ज़्यादा मिलाया जाने लगा। ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स कंटिन्यूस यूज फॉर केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी जो ग्राउंड वाटर थे, जो रिवर वाटर जो था, इनके पानी को कंटिन्यू केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाने लगा। हैज़ लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, इसकी वजह से जो सॉइल की जो हेल्दी परत जो होती है वो डिग्रेडेशन हुई। और नाउ फार्मर ऑफ पंजाब आर forced to use more and more fertilizer and other inputs of achieve the same productions level, the cost of cultivation is rising very fast। और पंजाब के अंदर इस प्रकार के फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज करने के ऊपर फोर्स किया जाने लगा ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो मोर एंड मोर प्राप्त हो जाए। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होने लगा कि हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता था वो भी केमिकल युक्त, वो दिखने को तो काफ़ी बड़ा होता था, दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पोटेशियम न्यूट्रिशन, जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एप्पल में हमको जो भी विटामिन मिलता है, कैरेट में हमको जो भी विटामिन मिलता है, उनकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल और फर्टिलाइज को यूज़ करके ग्रोइंग किया हुआ मटेरियल होता है।
इसी वजह से इस फर्टिलाइज़र और इसकी वजह से क्या होता है, हमको बिना सीज़न का फ्रूट्स, बिना सीज़न की वेजिटेबल्स भी हमको आउट ऑफ सीज़न मिलती है। वो आउट ऑफ सीज़न क्यों मिलती है? क्योंकि इस प्रकार के फर्टिलाइज़र्स, इस प्रकार के केमिकल्स को यूज़ करके उनको ग्रोइंग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पालमपुर के अंदर, यानी इन पालमपुर ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डिड नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। पालमपुर के अंदर मोस्ट ऑफ जो पीपल थी वो किस चीज़ में एंगेज्ड थी? एग्रीकल्चर, यानी खेती के काम में एंगेज्ड थी, लेकिन उनके पास में सफिशिएंट, पर्याप्त लैंड जो था वो कल्टीवेशन के लिए नहीं था। आउट ऑफ 450 फैमिलीज इन पालमपुर, 100 families are landless and most of them are Dalits। ये कहते हैं कि 450 फैमिलीज़ के अंदर 150 फैमिलीज़ तो ऐसी थी जिनके पास में लैंडलेस, यानी उनके पास में किसी भी प्रकार की लैंड जो थी वो नहीं थी। यानी वो जो एग्रीकल्चर फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंड तो है, लेकिन उनके पास में क्या नहीं थी, उनके पास में लैंड नहीं थी, और वो मोस्ट ऑफ जो थे वो दलित थे, यानी नीची जाति से बिलोंगिंग व्यक्ति थे, जो मोस्ट ऑफ लेबरर का काम किया करते थे इन खेतों के अंदर। और 250 families out of those which on land cultivated small plots and let less than 2 hectare which does not bring adequate income to the farmer family। अभी कहता है कि इसमें 240 फैमिली, यानी 240 का ऐसा रेशियो था जिसके पास में लैंड तो थी, लेकिन उनके पास में छोटे छोटे प्लॉट्स और छोटे छोटे लैंड के टुकड़े थे जो केवल 2 हेक्टर, यानी 2 हेक्टर में ग्रोइंग कर सके, इतने छोटे छोटे एज ए प्लॉट और एज ए लैंड थी, जिसकी वजह से नॉट ब्रिंग्स द एडिक्वेट इनकम, उनके पास में पर्याप्त जो है इनकम जो है वो नहीं होती थी। ठीक है, सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इसी की वजह से वो एडिशनल वर्क, यानी इनसे रिलेटिव दूसरे कामों को करने के लिए पूरे साल दूसरे कामों को भी करते थे। अपनी लैंड के अंदर वो कल्टीवेशन, जितना उनके पास लैंड था उसका कल्टीवेशन करते थे, बाकी टाइम में वो दूसरे एडिशनल वर्क करते थे ताकि उनका इनकम जो है वो बच सके। रिमेनिंग 60 फैमिलीज, अब इनमें से जो 60 फैमिलीज़ हैं, जो 60 फैमिलीज़ जो हैं वो क्या थी? फैमिलीज़ ऑफ मीडियम लैंड, इनके पास में मध्यम लैंड था। एंड रिमेनिंग द साइज, जितने भी 60% जो भी व्यक्ति बचे, जो 60 व्यक्ति फैमिलीज जो बचती है उनके पास में मीडियम लैंड थे। तो लार्ज फार्मर कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, जो 2 हेक्टर से ज़्यादा खेती कल्टीवेशन करता था। ए फ्यू ऑफ देम हैव लैंड एक्सीडिंग ओवर 10 हेक्टर। अब जो बाकी के जो थोड़े बहुत बचे हैं उनके पास में 10 हेक्टर के करीब लैंड हुआ करता था। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ, कैसे हुआ? कई तो लैंडलेस थे, ठीक है, अलग अलग, देखिए अलग अलग बताया इन्होंने अलग अलग बताया कि इतनी फैमिली में से इतनी फैमिली लैंडलेस थी जो कि मोस्ट ऑफ दलित थी। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि 240 फैमिली जो है उसमें 2 हेक्टर, यानी उनके पास में छोटे छोटे लैंड, छोटे छोटे प्लॉट में वो खेती किया करते थे जो केवल 2 हेक्टर तक होती थी। फिर उसके बाद में उसने बताया कि कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो कि 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास में 2 हेक्टर से ज़्यादा थी, यानी थोड़ा सा बड़ा लैंड था। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग 5 पोर्शन जो मिलता है उनके पास में थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन थी जिसका ग्रेस पीरियड जो था वो 10 हेक्टर के करीब था। आ गई बात समझ में? ये था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है फार्म लेबर, यानी खेतों में जो लेबर काम करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्म लेबर। अब देखिए, अगर सभी लैंड को लेकर के बैठ जाएंगे तो लेबरिस काम कौन करेगा? तो जो भी दलित जो थे जिनके पास लैंड नहीं थी वो एज ए लेबर के रूप में आ गए। तो फार्म लेबर यानी
खेतों के अंदर जो मजदूर लोग होते हैं उनके बारे में इसमें कुछ बताया कि फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कॉमन सेंस वाली बात है, जिनके पास में देखिए जिनके पास में लैंड नहीं है या जिनके पास लैंड तो है लेकिन वो बहुत छोटी है, ठीक है, ऐसे लोग जो है वो इस फार्म लैब के अंदर आने लगे। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर टू क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। ऐसे लोगों को उन पर क्या कहता है, ध्यान से सुनना, जो स्मॉल लैंड, अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर यानी ऐसे किसान जिनके पास में ऐसे लैंड नहीं थे या जिनके पास में लैंड की कमी थी, वो लेबरर के रूप में इस क्रॉप को ग्रोन करते थे। द लेबरर्स कैन बी पेड इन कैश और इन ऑब्जेक्ट लाइक क्रॉप, समटाइम दे गेट द मील ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो द मिड वेरिएशन, समथिंग दे गेट द मील्स ऑल्सो, एंड द लेबरर्स मे नॉट बी हायर्ड फॉर द फुल ईयर। यहाँ तक समझो। पहले क्या होता था, इन लेबर्स को हायर कर लिया जाता था और जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन होती थी वो अपनी ज़मीन पर इनसे फार्म यानी खेती का काम करवाते थे। उसके बदले में वो उनको या तो कैश पैसा देते थे या फिर उनको अपनी लाइफ को, अपनी फीडिंग हैबिट्स को पूरा करने के लिए उनको जो भी खेती का सामान उगता था उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है उनको दे दिया जाता था। लेकिन ऐसे जो लेबर होते थे उनको पूरे साल काम नहीं मिलता था, पूरे साल के लिए उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, वो पर डे लेबर के हिसाब से काम किया करते थे। एंड दे में हायर्ड ऑन डेली बेसिस, यानी डेली बेसिस के आधार पर जो है उनको हायर्ड किया जाता था। तो इसका भी अलग से परसेंट दिया गया कि इतने इतने परसेंट जो हैं लोग जो हैं, इतनी इतनी फैमिलीज जो हैं इस फार्म लेबर के रूप में काम करने लगी। जो फार्मर थे इन पालमपुर पे ओनली 160 पर डे रुपीज़। अगर वो कैश के अंदर ही पैसा लेते थे तो 160 रुपीज़ उनकी मजदूरी के रूप में उनको पर डे के रूप में दिया जाता था। ये पालमपुर की ही स्टोरी नहीं है। अगर हम प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं, गाँव में देखते हैं तो ऐसे लेबर्स जो हैं उनको हायर किया जाता है, शुरू से हायर किया जाता था। और वो क्या करते थे, उनके खेतों में बीज डालते थे, फसल का रख रखाव करते थे, ठीक है, उसके बाद इरिगेशन में उनकी हेल्प करते थे। और जब फसल पक करके राइप हो जाती थी तो उसको काट करके उसको थ्रेसिंग करवाने में भी वो हेल्प करते थे। तो इन सब का उनको 160 रुपीज़ पर डे, मैंने पहले ही बताया कि ये परमानेंट लेबर नहीं होते थे, पर डे के हिसाब से इनको हायर किया जाता था। जैसे आज दूसरा लेबर है तो कल दूसरा लेबर भी हो सकता है, तो पर डे जो भी लेबर उनको मिलता था तो उनको 160 रुपीज़ जो है उसको पे कर दिया जाता था। The labor looking for opportunity thus the migrate to the neighboring villages, town and cities for the better employment। अच्छे काम के लिए क्या करते थे, ये जो लेबर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गांव कस्बों में पलायन करते थे, तो वहाँ जाकर के उनको लेबर का काम मिलता था। आपने कभी देखा है, कभी आप लोगों का अगर विलेज है, आप लोगों की खेती है, तो कई बार हम ऐसा मोमेंट देखते हैं कि कुछ ट्रैक्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे लेबर जो हैं वो भर करके जाते हैं, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब उनको खेती का जहाँ वो स्पेशल जगह पर जहाँ रहते हैं वहाँ अगर सफिशिएंट काम नहीं होता है तो फिर ये लोग जो है वहाँ से पलायन कर जाते हैं। वो लेबर जो है वहाँ से छोड़ करके अलग दूसरी टाउनों और सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट के रूप में जा कर के काम करने लगते हैं ताकि उनको बेटर इनकम जो है वो हो सके। फिर हमारा आता है लास्ट व्यू पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंट नॉन फार्म्स एक्टिविटी इन पालमपुर। ध्यान से सुनिए, डिफरेंट नॉन फार्म्स एक्टिविटी इन पालमपुर। ये तो अभी तक हमने जो है पालमपुर में खेती, इरिगेशन,
फार्मिंग, इरिगेशन, कल्टीवेशन तक का पढ़ा। अब ये कहता है कि डिफरेंट नॉन फार्म यानी अलग अलग बिना फार्म की एक्टिविटी भी पालमपुर के अंदर होती थी। वो कैसी थी? एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन पॉपुलर एज एक्वायर्ड, यानी 25% ऐसी पॉपुलेशन थी जो एक्वायर्ड थी, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस में लगी हुई थी। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर to the percentage of non-farm working force in the rural area of country, यानी जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें हर में सभी जगह इस प्रकार का परसेंटेज जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन विलेज। वो अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या क्या थी देखिए, डेयरी, फार्मिंग, जैगरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, कंप्यूटर, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये क्या थी? नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। आई बात समझ में? तो ओनली द 25% पॉपुलेशन जो थी वो इस प्रकार के नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड थी। आफ्टर फार्मिंग, डेयरिंग इन द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर फार्मिंग के बाद डेयरी और मोस्ट कॉमन, यानी डेयरी जो है वो मोस्ट कॉमन क्या कह सकते हैं उसको, एक्टिविटी थी पालमपुर के अंदर। यानी पशुओं को पाल करके उसके दूध का प्रोडक्शन जो किया जाता था उसे बोलते हैं डेयरी। पीपुल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार, बाजरा ग्रो इन द रेनी सीजन। अब ये जो फार्मिंग वाले जो पीपल थी, जो पॉपुलेशन थी, वो क्या करती थी? अपनी बफेलोज के लिए, अपनी काउस के लिए और भी जो डोमेस्टिक एनिमल हैं जो दूध के लिए पाले जाते हैं, ठीक है, उनको वो ज्वार, बाजरा आदि ग्रासलैंड जो है वो तैयार करते थे बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में उनके लिए चारागाह को उगाया जाता था, ज्वार बाजरा की खेती की जाती थी ताकि उनको फीड, उनको खिलाया जा सके। और उनके खाने के बाद में तो मिल्क प्रोड्यूस जो होता था उसको वो सोल्ड करते थे नियर बाय लार्ज विलेज, रायगंज एक्सेट्रा। तो जब उनसे जो दूध प्राप्त होता था उसको वो अपने आसपास के गाँवों में जा कर के उसको बेच दिया करते थे। मोस्ट ऑफ दूध का जो बेचान होता था वो रायगंज के अंदर हुआ करता था। इट हैज कलेक्शन कम द चिलिंग सेंटर्स रन बाय द 2 ट्रेडर्स फ्रॉम द शाहपुर सेंटर्स रन बाय द 2 ट्रेडर्स। अब रानीगंज के बाद में शाहपुर आया जहाँ पर एक कस्बे से दूसरे, एक गांव से कस्बे में, कस्बे से दूसरे कस्बे में इस प्रोडक्शंस को भेजा जाता था, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर होता था। दिस मैन्युफैक्चरिंग is carried out mostly at home or in the field with the help of family. Okay, laborers are the rarely hired। यहाँ ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीज जो भी मैन्युफैक्चरिंग करके जो लेकर के आया जाता था होम, घर पे लेकर, जब खेतों से लेकर के आते थे तो उनके फैमिली मेंबर जो होते थे वो उनका मजदूर या लेबरर्स के रूप में हायर्ड करके उनसे भी काम, एक तो वो खुद भी लेबर के रूप में काम करते थे और एक हायर्ड भी करते थे। जैसे अगर मान लो डेयरी प्रोडक्शन का लंबा चौड़ा स्केल है तो क्या होगा, वहाँ पर लेबरर को हायर्ड करना होता है। कैसे, क्या काम आता है डेयरी? अगर डेयरी प्रोडक्शन को अगर हम चालू करते हैं तो हमको और क्या क्या एक्टिविटी, यानी सब एक्टिविटी करनी पड़ती है। उसके लिए हमको स्पेशल लेबर जो होता है उसको हायर्ड करना होता है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम मिल्क प्रोडक्ट करने के लिए उनको टैम करते हैं, उनको पालते हैं, उनको टाइम से ग्रास, चारा, भूसा जो देना होता है उसको देना, ठीक है। उनका जो डग होता है उसको कलेक्ट करके स्पेशल जगह पर उसको कलेक्ट करना, उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर उनको क्लीन करके उनसे दूध आदि को निकालना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उस दूध को क्लीन करना, क्लीन करने के बाद में कितनी क्वांटिटीज़ में है, किस एरियाज़ के अंदर उनके दूध की सेलिंग हो सकती है, तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर उनको पॉट्स के अंदर फिल करने के बाद में उनको सेल आउट के लिए जो है भेजा जाता है। तो इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लेबर की।
आई बात समझ में? तो डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर फर्स्ट गोज टू डेयरी प्रोडक्शन। आई बात समझ में? अगर इसमें कुछ क्वेरीज होगी देन वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट मीटिंग। दिस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिंग आउट मोस्टली एट द होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर एंड हायर द लेबर। मैंने बोला कि इस प्रकार का काम जो है अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाया जाता था, अगर काम ज़्यादा होता है तो उनको हायर भी किया जाता था। अ वेरी फ्यू पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, और बहुत ही कम पीपल जो है पालमपुर के जो कि इन्वॉल्व्ड थे ट्रेडिंग, व्यापार के अंदर, यानी सामानों को लाना ले जाना बेचना, इनमें बहुत ही कम रेशियो था। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। और पालमपुर में ऐसे भी इन्वॉल्व मैटर थे जो होलसेल मार्केट से सामान को खरीदते थे और फिर गांव में ला करके, विलेज में ला करके एज ए शॉप को क्रिएट करके वो वहाँ पर उसको बेचते थे। A few of the families whose house are close to the bus stand have used a part of their space to open small shops they sell stable। यानी छोटी छोटी दुकानों को एस्टेब्लिश करने के बाद में अपने अपने सामान जो भी, जैसे ग्रॉसरी है और भी बहुत सारे ऐसे थिंग्स होते थे जो कि होलसेल मार्केट से ला करके वो एक ही प्लेस पर रख देते थे और वहीं से वहाँ को बेचते थे। कभी अगर आप किसी विलेज में जाते हो तो आपको दिखेगा कि एक छोटी सी कच्ची सी दुकान है जिसमें बहुत सारे जो हमारे जनरल सामान होते हैं, ग्रॉसरी के सामान होते हैं, जैसे दालें हैं, पल्सेस है, राइस है, बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ हैं और भी बहुत सारे ऐसे पैकिंग फूड्स जो हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा छोटा मोटा जो बिजनेस होता है वो पालमपुर के जो व्यक्ति हैं वो करने लगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखिए, अगर शॉप क्रिएट होगी तो ट्रांसपोर्ट भी होगा, डेफिनेट होगा, क्योंकि वो सामान जो है कुछ तो देखो, कुछ तो अगर फार्मिंग प्रोडक्ट है तो लोकलाइज मिल जाएगा। अगर फार्मिंग प्रोडक्ट नहीं है, फार्मिंग प्रोडक्ट जो होता है वो रॉ मटेरियल में होता है, इसलिए उनको मशीन यानी मैकेनिकल उस पर डालने के बाद फिर उनको ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर लेके आया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या है सुनिए। A number of vehicles run on the road that connects Palampur to रायगंज। रायगंज ऐसी जगह थी पालमपुर के अंदर जिसमें मोस्ट ऑफ रोड जो है वो कनेक्ट हो गए थे। मैनी पीपुल आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बहुत सारे लोग जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हुए, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ड्राइवर्स हैं। ये पीपल जो हैं वो ड्राइविंग करते थे। द ट्रेडिशनल बॉगीज़ होती थी इनके पास में, परंपरागत बॉगीज़ यानी जानवरों की काट को लगा करके उसको सुंदर रूप से तैयार किया जाता था। ये बॉगीज़ जो हैं शादियों के अंदर दुल्हन को बिठा के घुमाने में काम आती थी, या फिर किसी के कुछ ट्रेडिशनल या पारंपरिक अगर कोई त्यौहार तीज होती थी तो उनमें उन ब्लॉक कार्टों को यूज़ किया जाता था। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जो है इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर इन्वॉल्व हुई पालमपुर के अंदर। अब ये आज आपका चैप्टर जो है वो ओवर होता है। इस चैप्टर से हमको क्या नॉलेज मिली कि पालमपुर एक ऐसी जगह थी जो डेवलप्ड एरियाज़ भी था, यहाँ पर कल्टीवेशन थी, इरिगेशन थी, एजुकेशन था, इलेक्ट्रिसिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन था, ऐसी बहुत सारी थिंग्स जो थी वो, डेयरी फार्मिंग थी, फिशिंग फार्मर थी, मतलब फिशिंग प्रोडक्ट था। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनका लोगों ने अलग अलग ट्रेड के रूप में इनको अलग अलग रूप में दिए। अब यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो यू विल बी हियर इन वेरी कंसंट्रेट मोड। केमिकल फर्टिलाइजर, लिसन मी प्रॉपर। ये जो हाईलाइट वर्ड हैं जो इस चैप्टर के अंदर आए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, सभी को पता है केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, लेकिन मान लो अगर मैंने डिफाइन में दे दिया तो हाउ कैन यू राइट, लिसन मी। A chemical fertilizer as a substances applied to soil or directly onto plants to provide nutrients optimal for their growth
एंड डेवलपमेंट। समझ में आया? केमिकल फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको सॉइल के अंदर अप्लाइड किया जाता है या डायरेक्ट पानी में मिलाकर पौधों में डाला जाता है या इसके अलावा डायरेक्ट पौधों में डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए और उसका जो प्रोडक्शन है यानी जो उसकी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये था केमिकल फर्टिलाइज़र। फिर एक शब्द इसमें कई बार रिपीट हुआ, इरिगेशन। एवरीबडी नो यार इरिगेशन क्या होगा? इरिगेशन सिंचाई होगी, है ना? लेकिन यस मैम। है ना? नहीं, आपको अनम्यूट नहीं होना है। देखिए, तो यहाँ आपको क्या करना है? इरिगेशन द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर to land to assist in the production of crops by tube well, tanks, canals, etc. ट्यूबवेल, रिवर, कैनल्स, टैंक के माध्यम से आर्टिफिशियल पानी के जो वाटर पॉट बना करके पौधों में जो पानी देने की व्यवस्था की जाती है उसे कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा थर्ड व्यू ऑफ पॉइंट डिस्कशन आता है खरीफ। एवरीबॉडी नो, खरीफ जो है एक फसल है जो पर्टिकुलर सीजन में आती है। द ऑटम क्रॉप शो एट द बिगिनिंग ऑफ समर रेंज, इट्स कॉल्ड खरीफ। ओके, फिर आता है हमारा मनी लैंडर। ये शब्द भी आपके चैप्टर्स के अंदर आया, ये वर्ड भी आपके चैप्टर में आया था, मनी लैंडर। अ मनी लैंडर इज अ पर्सन who lends money which has to be paid back at the high rate of interest। मनी लैंडर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से पैसा लेता है और उसके बदले में उसको उस पैसे को ब्याज सहित जो चुकाता है उसे कहते हैं मनी लैंडर। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग। वर्ड को बोलते हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी प्रोडक्शन को बनाना, मेकिंग करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स और गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल बाय यूज ऑफ मैनुअल लेबर और मशीनरी। यानी मैन्युफैक्चर्स का मतलब होता है हमारे को जो भी रॉ मटेरियल हमको फार्मिंग से मिलता है या कोई भी अदर उससे मिलता है उसको लेबर और मशीनरी इन दोनों लेवल पर डाल करके एक नए प्रोडक्ट के रूप में जो हमारे सामने आता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्टिविटी पालमपुर बताया था, अब आता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। द क्रिएशन ऑफ वैल्यू और वेल्थ बाय प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज। यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो कहलाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। रिसोर्सेज, कमोडिटीज और सर्विस यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। रबी, द स्प्रिंग क्रॉप्स शो इन विंटर। वह फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है और रबी कहलाती है। सरप्लस, एन अमाउंट ऑफ समथिंग लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मीट, इट इज एन एक्सिस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई। ये इसके कुछ मेन थीम जो थी उसको मैंने आप लोगों को वापस एक्सप्लेन किया। टुडे योर चैप्टर इज ओवर नाउ। इससे रिलेटेड जो सेकंड पीडीएफ है आई विल सेंडिंग यू, ओके, इन अ फ्यू मिनट्स, 10 minutes after I will sending you, then you will be maintain in proper way in your notebook. If your notebook is submit here for checking, then you will be collect now. आप यहाँ से आकर के अगर चेकिंग के लिए लगाई है तो उसको कलेक्ट कर सकते हो। सो हियर आई एम गोइंग टू ओवर योर मीटिंग। Thank you for cooperating me everybody. Bye everybody.